गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे सब लोग? तो बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे जेईई मेन क्रैश कोर्स लेक्चर सीरीज में। आज हमारा जेईई मेन क्रैश कोर्स का ये है लेक्चर नंबर 25। प्रीवियस लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 315 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 316 पर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 316। ठीक है, तो चलो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि PQRS ये बच्चों आपके हैं रियल नंबर। PQRS कैसे नंबर है बेटा? रियल नंबर है। तो आपको ये बताना है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3Q इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस Q इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपके बेटा कितने रियल रूट्स होंगे? इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे इसके बारे में आपको बताना है। आज के सेशन में मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 325 तक कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर स्ट्रेटेजी कि पेपर के अंदर क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो पेपर से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेशन का लास्ट डे है बच्चों। तो बताइए इस इक्वेशन के आपके कितने रूट्स होंगे? हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर? रियल रूट्स। ये 6 डिग्री की इक्वेशन है, टोटल तो 6 रूट होंगे, लेकिन इसके रियल रूट्स कितने हैं? कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 317 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 317 है। 316 तक हो गए थे। चलो वेल अच्छी बात। तो बताइए 317 का आंसर क्या हो? इस टाइप का क्वेश्चन बेटा क्वाड्रेटिक से लिंक्ड है। तो पहली जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, वो होगा पी स्क्वायर माइनस 12Q। क्या आप इसके बारे में कमेंट कर पाएंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नहीं कर पाएंगे। इस क्वाड्रेटिक का D2 आर स्क्वायर प्लस 4। इस क्वाड्रेटिक का D3 दैट इज एस स्क्वायर माइनस 8। मैं किसी भी क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कमेंट नहीं कर पा रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं क्या कर सकता हूं? पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ भी कमेंट नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूं? तो मैं सिंपल सी बात है, मुझे Q का साइन चाहिए। यदि Q पॉजिटिव हो गया, Q यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो मैं D2 के बारे में 100% श्योर हो जाऊंगा कि D2 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यदि Q नेगेटिव हो गया तो मैं D1 और D3 के बारे में श्योर हो जाऊंगा कि वो मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि Q मेरा नेगेटिव हो गया तो मैं D1 D3 के बारे में 100% श्योर हूं। और Q यदि मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो मैं D2 के बारे में 100% श्योर हूं। मतलब आप क्या कह पाएंगे? आप क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे यहां से कि Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और Q नेगेटिव पे D1 D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे Q का वैल्यू कैसा भी हो, कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट तो ऑलवेज पॉजिटिव है। कम से कम एक, और एटलीस्ट वन डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब वो जो क्वाड्रेटिक या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, इन तीनों क्वाड्रेटिक में से कम एक क्वाड्रेटिक के तो रियल रूट होंगे ही होंगे। तो ओवरऑल मैं ये बोल पाऊंगा एटलीस्ट टू रियल रूट्स। ये जो 6 डिग्री की इक्वेशन होगी इसके मिनिमम 2 रियल रूट होंगे।
इसके रूट्स जो है रियल रूट वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम हमेशा शॉर्ट शॉर्ट में बोल पाएंगे कि एटलीस्ट दो रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इसमें यही आता है कि एटलीस्ट टू रियल रूट्स, एटलीस्ट फोर रियल रूट्स, एटलीस्ट सिक्स रियल रूट, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। यदि ऑप्शन वाला होगा तो एटलीस्ट टू रियल रूट्स। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 318 है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको a एंड b की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन आर। बताइए, पैरामीटर बेस्ड प्रॉब्लम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जेई के मेन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 318 का आंसर बेटा ये 6 है। 6 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 a प्लस बी एक्स। तो क्या आ रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं होंगी ये पॉसिबल, नो सच वैल्यू, या और कुछ होगा? देखो वन पे कंटिन्यूटी, वन पर कंटिन्यूटी के लिए 6 का वैल्यू होगा a प्लस बी के इक्वल, एक रिलेशन। और 3 पर कंटिन्यूटी के लिए 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी आपकी a प्लस थ्री की, और राइट हैंड लिमिट आएगी 3 पर आपकी b प्लस 15, दूसरा रिलेशन। और 5 पर कंटिन्यूटी के लिए 5 पर b प्लस 25 इज इक्वल टू 15। तो b का वैल्यू आया -10, इसमें पुट करो, b का वैल्यू -10, तो a प्लस टू बी इक्वल टू 15। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 35। ये दोनों वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे हम, देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच दिस फंक्शन कैन बिकम द कंटिन्यूअस फॉर ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रियल नंबर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। ठीक है, इसका ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? देयर इज नो वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 318, 319 क्वेश्चन बेटा ये है। एसएन दिया हुआ है आपको, एन स्क्वायर ए प्लस एन बाई फोर एन माइनस वन इंटू डी इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, देन द कॉमन डिफरेंस इज, क्या होगा?
बताइए क्वेश्चन नंबर 319। ये क्या कर रहे हो यार आप लोग को ये वाला मेथड, आप तो इसका आंसर तो चुटकी बजाते निकाल दोगे। 319 का 319 का आंसर चुटकी बजाते निकल जाता है। याद करो आप एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला याद करो। एपी का होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एपी। तो वहां से याद करो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है d/2 प्लस एन का कम आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, याद रखना आपको, यदि एस एन आपका ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का हो तो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का आधा आपका, मतलब एन स्क्वायर का कोफिशिएंट d/2 होता है। क्या होता है? d/2। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? a प्लस d/4। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए वो कितना है? a प्लस d/4। उसकी वैल्यू कॉमन डिफरेंस का आधा होगा, तो इसका डबल आपका कॉमन डिफरेंस होगा। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 2a प्लस d/2। ये डायरेक्ट ट्रिक है। लीनियर इन एन एपी होती है, उसका जनरल टर्म लीनियर इन एन का। और ऐसा यदि आपका ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का होता है तो वो आपकी एपी होती है, और उसमें एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस बाई 2 होता है। तो यहाँ एन स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा, वो आएगा कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो a प्लस d/4 को इंटू 2 कर दिया तो आपका आंसर डी आ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैलेसी? फैलेसी बताइए कौन कौन सा फैलेसी नहीं होगा। देखो कहीं पर भी ऐसा कहा नहीं हो एस इंप्लाइज टी, इस टाइप का स्टेटमेंट हो तो ये टोटोलॉजी होता है। इफ एस इज a सबसेट ऑफ टी, ये आप सबसेट की थ्योरी से कह सकते हो कि P implies Q जो है वो आपका टोटोलॉजी होगा यदि S इज ए सबसेट ऑफ P। तो यहां पर देखिए बी ऑप्शन में ये जो है P एंड नेगेशन Q, ये P का सबसेट है या नहीं? बताइए, P एंड नेगेशन Q P का सबसेट है या नहीं? क्योंकि इसके जो एलिमेंट आएंगे वो P के साथ ही आ रहे हैं, तो P एंड नेगेशन Q जो होगा वो P का सबसेट है या नहीं? तो ये पूरी कहानी टोटोलॉजी है, तो उसका नेगेशन कैसा होगा? फैलेसी। तो ये फैलेसी आ गया। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं आपको, ये याद रखना। एस डी, एस इंप्लाइज टी में यदि एस टी का सबसेट होता है, यदि एस टी का सबसेट होता है तो ये हमेशा टोटोलॉजी आता है, ट्रू आता है बच्चों। ठीक है, अब आप बताइए मुझे इसमें पी, पी और नेगेशन क्यू का सबसेट होगा या नहीं होगा? बताओ, पी जो है पी, वो पी और नेगेशन क्यू का सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा। पी जो है पी, वो पी और नेगेशन क्यू का सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा। इस कारण हम मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, मतलब इसके अंदर जो भी है वो सब इसके अंदर आएंगे आएंगे। ये पी के साथ क्या हो रहा है? और हो रहा है, तो ये इसका सबसेट है, मतलब ये भी टोटोलॉजी, तो उसका नेगेशन भी कैसा आएगा? फैलेसी। तो ये भी आपका फैलेसी हो गया, ये भी आपका फैलेसी हो गया। अब क्या करें, इसकी बात करें। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या करेंगे बेटा? ये कब ट्रू होगा? ये कब ट्रू होगा बताओ? जब पी ट्रू हो एंड अंदर वाला ये
नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये फॉल्स हो। जब P ट्रू हो और नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये फॉल्स हो ताकि इसका नेगेशन ट्रू हो जाए, तो ये फॉल्स होगा। बताइए क्या ये हमेशा फॉल्स होना सही है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि P ट्रू है तो पहले वाला फॉल्स आ गया। तो फॉल्स इंप्लाइज नेगेशन Q ऑलवेज फॉल्स जरूरी नहीं है, मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, मतलब ये भी पहले से ही। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? डी ऑप्शन बच गया। तो डी आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसका नेगेशन लिखा हुआ है, इसका नेगेशन है। ये यदि टोटोलॉजी है तो ये हमेशा कैसा होगा, मतलब ये हमेशा फेलेसी नहीं है, तो ये हमेशा टोटोलॉजी होगा। इसका नेगेशन देखो, इसका नेगेशन आएगा नहीं आएगा? ये P एंड Q का नेगेशन होता है, नेगेशन P और नेगेशन Q। तो इसका नेगेशन एंड की जगह और इसका नेगेशन ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपका डी आंसर हो गया। ABC फेलेसी है, तो मतलब नॉट फेलेसी ऑलवेज इज द डी ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करते हैं? इस वाले स्टेटमेंट को आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321। x plus 2y minus 3 equal to 0, 3x minus y minus 1 equal to 0, lambda x plus y minus 2 equal to 0. These cannot form a triangle. A triangle. यदि ये लाइन से ट्राइंगल नहीं बना सकती तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेम्डा। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेम्डा फॉर विच दिस लाइंस कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। बताओ क्या होगा आंसर? आ गया आंसर? केवल एक ही वैल्यू आ रही है 6/5, केवल एक वैल्यू आ रही है 6/5, और कोई वैल्यू नहीं आएगी। आप बेटा देखो, तीन लाइन कब ट्राइंगल नहीं बनाती है? एक केस वो कॉन्करेंट हो जाए। क्या हो जाए? कॉन्करेंट। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी सभी बच्चों को याद होगी मेरे हिसाब से, कि लाइंस कॉन्करेंट कब होती है। याद करो, कॉन्करेंट के लिए उनका डेल्टा को जीरो करना होगा। डेल्टा को बेटा हम जीरो कर देंगे, तो डेल्टा को जीरो कर दो। तो 1 2 -1 3 -1 -1 लैम्डा 1 -2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए कैसे वैल्यू निकालते हैं आप? इन दोनों को आप फिर से लिख दो, इन तीनों का प्रोडक्ट 2, इन तीनों का प्रोडक्ट -3, इन तीनों का प्रोडक्ट -2 लैम्डा, इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस लैम्डा, इन तीनों का प्रोडक्ट +1, इन तीनों का प्रोडक्ट +12 इक्वल टू 0। सो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12,
तो क्या कर दिया, +2 -3 माइनस का 2 लैम्डा, ये जा रहा है इधर तो माइनस का लैम्डा, ये जा रहा है तो +1 और ये जा रहा है 6 दूनी 12 तो प्लस का 12, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ से, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया, ये -3 आएगा, ये -3 आएगा, तो उल्टा जाते वक्त ये माइनस का 3 लैम्डा होगा, तो आपके पास 5 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो ये भी तो -3 होगा, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू माइनस की 9 आएगी, फर्स्ट सेकेंड वैल्यू क्या होगी, माइनस की 9 आएगी, तो आपके पास जो आंसर आएंगे माइनस का 8, 5 लैम्डा 7, माइनस का 7 और 13 6, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.2, सभी की आ गई एक वैल्यू 1.2, क्लियर है बात, 1.2। और क्या आएंगी, ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, लाइन 1 पैरेलल हो जाए लाइन 3 के तभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इसका स्लोप है माइनस का 1/2 और इसका स्लोप है माइनस का लैम्डा, तो एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। दूसरा केस आएगा लाइन 2 पैरेलल हो जाए लाइन 3 के, मतलब 3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -3। तो टोटल जो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज है तीन वैल्यूज है बेटा, एक है 1/2, एक है -3 और एक है 1.2, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 320। आ गया आंसर, तो काफी बच्चों का 322 का आंसर 4 आ रहा है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम द tan x इक्वल टू t, हम लोग tan x को t मान लेंगे, तो आपका ये जो फंक्शन है f ऑफ t, ये बन जाएगा t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1, वेयर t बिलोंग्स टू -1 2। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, f डैश t, दिस इज द 3t स्क्वायर माइनस 6t, so this is 3 times t into t minus 2, ठीक है। तो 0 से 2 में आपका फंक्शन आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, फंक्शन की 0 पर वैल्यू है 1, 2 पर बात ही नहीं करनी है आपको, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपका फंक्शन तो केवल 1 तक ही होगा, ठीक है। तो आपको -1 पर बात करनी होगी फंक्शन की, तो फंक्शन की -1 पर -1 -3 -4 प्लस 1, तो -3 वैल्यू है यहाँ पर, फंक्शन इधर इंक्रीज कर रहा है पहले, ठीक है, फिर अपना 1 पर वैल्यू दे रहा है -2, 2 तक डिक्रीज करेगा तो और नीचे जाना चाहेगा, -1 पर कितना था, -3, और यहाँ है -2 और 0 पर है 1,
तो बेटा बताइए इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो तो है -3 और लोकल मैक्सिमा है इसका 1, तो दोनों का जो डिफरेंस है पॉजिटिव डिफरेंस वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपको 10x में डील करने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर जब भी चेंज करो तो उस पैरामीटर की वैल्यूज भी चेंज करना, ये की पॉइंट है, बस क्वेश्चन सोल्व अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 323 बेटा। यदि हमने aij जो हर एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसको अपन ने k की पावर i माइनस j से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक मैट्रिक्स b मिलती है such that अल्फा टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बीटा टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। जीरो आ गया दो बच्चों का आंसर, बाकी बच्चों क्या ख्याल है? आप ये सोचिए कि जो मैट्रिक्स बी होगी वो क्या, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मैट्रिक्स ए थी। अब इसका ए आई जे एलिमेंट को के की पावर आई माइनस जे, तो यहां तो अपन ने उसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब ये वाला जो एलिमेंट होगा यहाँ नीचे किया जाएगा, यहाँ के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर इंटू में किया जाएगा, यहाँ इंटू में के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ के स्क्वायर और यहाँ पर के और यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये वाली कहानी। तो इसके डिटरमिनेंट की बात करनी है आपको। इसी क्या बात करनी है, डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट लगा दिया अपन ने, चलो डिटरमिनेंट लगा दिया, डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये आपका डिटरमिनेंट बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब मैं क्या करूं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद करो कि हर रो या कॉलम से आप कॉमन निकाल देते थे, तो क्या करें अपन, पहले तो अपन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के स्क्वायर a11 के टाइम्स a12 और a13 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर 1 बाई के स्क्वायर भी आ गया। इसको आप के से मल्टीप्लाई कर दो, के से, तो के स्क्वायर a21 के टाइम्स a22 और के स्क्वायर टाइम्स के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये के क्यूब आ जाएगा a23। सॉरी इसमें तो नीचे आएगा ना के, 2 3 वाले में तो नीचे आएगा के, तो के से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां कुछ नहीं आएगा और लास्ट वाले को आप एज इट इज रहने दो, तो यहां बाहर आगे के स्क्वायर इंटू के a32 और a3। चेक करो, मल्टीप्लाई करने पर यही कहानी होगी क्या? ठीक, तो देखो फर्स्ट कॉलम से के स्क्वायर निकाल दो और सेकंड कॉलम से भी के निकाल दो। फर्स्ट से भी के स्क्वायर, दूसरे से के, तो ये बाहर बन गया डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसका वैल्यू 0 आ गया, बेसिकली दोनों इक्वल है। इससे कंपेयर किया अपन ने, तो अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू -1, सो वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 324। 1 प्लस एक्स की पावर है, इसका एक्सपेंशन ये है cn x की पावर है। तो बेटा c0 का स्क्वायर बाई 1 प्लस c1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 का स्क्वायर बाई 3 सो ऑन cn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू,
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लैम्डा टाइम्स फैक्टोरियल 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? आपको देखो इस प्रकार के क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, समेशन एन सी आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1, इसकी जनरल टर्म लिख दो आर इक्वल टू 0 से। तो जब भी प्रोडक्ट में सीरीज आती है, बाइनोमियल की प्रोडक्ट में सीरीज आती है, तो आप याद कीजिए एन सी आर अपॉन एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। इसे लिख पाएंगे नहीं, तो अपन क्या करें, नीचे जो आर प्लस 1 है वो कैसे खत्म होगा, अपॉन एन सी आर। इसकी वैल्यू होती है बेटा एन प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1। तो ये जो एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 है, इसको खत्म करने के लिए आपने समेशन आर इक्वल टू 0 से एक आ गया एन सी आर और दूसरा बन जाएगा आपका एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 और डिनोमिनेटर के अंदर एक आ गया एन प्लस 1। ठीक है, अब आपका ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या था, अपर इंडेक्स का सम सी लोअर इंडेक्स का सम इन सच ए वे दैट लोअर इंडेक्स का जो सम है वो आपका, जो लोअर इंडेक्स का सम है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ आर होना चाहिए। साथ में इस बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर ऑल पॉसिबल टर्म्स है या नहीं, तो जितने पॉसिबल टर्म्स है वो सारी हैं। जैसे कि समेशन 1 से कर देते तो एन सी 0 इंटू एन प्लस 1 सी 1, वो वाली टर्म मिस हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ सारी पॉसिबल टर्म है, तो ब्रह्मास्त्र अप्लीकेबल होता है और इसको आप आर की जगह एन माइनस आर लिख दो, एक ही बात होती है। तो अपर इंडेक्स का सम 2 एंड सी लोअर इंडेक्स का सम एन प्लस 1, ये बच्चों आपका आंसर आ गया। इसको आप फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दो, दैट इज फैक्टोरियल 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n, और एक एक्स्ट्रा में n प्लस 1 है जो कि इसके साथ कंबाइंड होकर के ये बना देगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 आने वाली है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है, आपका लैम्डा 1 आ जाएगा। सब लोगों को समझ में आ गया। तो ये बाइनोमियल सीरीज में प्रोडक्ट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड, अपर इंडेक्स का सम सी लोअर इंडेक्स का सम व्हेन आर इज द इंडिपेंडेंट, मतलब लोअर इंडेक्स का सम इंडिपेंडेंट ऑफ आर होना चाहिए और प्रोडक्ट के अंदर सारे पॉसिबल, प्रोडक्ट के बाद एक्स की जो नीचे जो टर्म्स है वो सारे पॉसिबल टर्म्स होने चाहिए। हाँ, आप इंटीग्रेशन जो दूसरा मेथड उससे कर सकते हैं, लेकिन दैट इज द लेंथी अप्रोच। एक फंक्शन 1 प्लस एक्स की पावर एन को आप इंटीग्रेट करो और एक 1 प्लस एक्स की पावर एन रखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, so next question is question number 325. The tops of two poles of height 40 meter and 25 meter are connected by a wire of are connected by a wire of length
30√2 upon √2 minus 1 meter. If the wire makes an angle alpha with the horizontal, if the wire makes an angle alpha with the horizontal, then value of √2 sin अल्फा क्या होगी? डेसिमल के 2 पॉइंट तक, आजकल जो जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं इंटीजर टाइप, उसमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपको आंसर निकालना होता है। और यहाँ दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू आपको 1.7 लेना है। आगे की हमने मतलब अप्रोक्सीमेट कर दिया है 1.7 √3 का वैल्यू। एक 40 मीटर का है और एक 25 मीटर का है। ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल है, इनके बीच में ऐसे वायर है, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, बाद में एल की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा इसकी बात करते हैं। तो ये लेंथ कितनी है 15, तो साइन अल्फा लगा दो। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट आंसर आ जाएगी। सो साइन अल्फा इज 15 बटा लेंथ 30√2 अपॉन √2 माइनस 1, सो ये 2। सो ये आ गया आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा एक काम करो, मैंने थोड़े क्वेश्चन में एरर कर दी थी, यहाँ √3 लिख लो, जो नीचे जो √2 है उसकी जगह √3 कर लो, है ना। तो ये √3 आएगा तो यहाँ √3 बन जाएगा, तो √3 माइनस 1/2 √2 ये बनेगा। तो आपको वैल्यू पूछी है √2 साइन अल्फा, तो हो जाएगा 1.7 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 0.7/2, दैट इज पॉइंट का 3। वहां √3 था ना, इसका कारण √3 की वैल्यू इसमें, ये √3 था, करेक्शन कर लेना है ना, इसका यहाँ पर 0.35 आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आकर के हमारे क्रैश कोर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन 325 कंप्लीट होते हैं। और यहीं पर हम, क्योंकि अब समय आ गया है जेईई मेन का और अब हमें प्रैक्टिस की बजाय पेपर देने चाहिए, इस कारण हम जेईई मेन का क्रैश कोर्स यहीं पे